गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपके दूसरे चैप्टर ल्यासा की ओर के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। बच्चों, तिब्बत ये हमारा पड़ोसी देश ही है। तो जो लेखक है, मैंने आपको कल बताया था, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। तो तिब्बत का वहाँ के जो जाने के दुर्गम रास्ते हैं, उनका वर्णन इन्होंने किया है अपनी उसमें। और इसके अलावा तिब्बत का जो रहन सहन है, खान पान है, वहाँ की जो वेशभूषा है, सब के बारे में बताया है। वहाँ यानी वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है, उससे सभी लोगों को परिचित करवाया है इन्होंने, ठीक है। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। यानी व्यापार तो यहाँ से होता ही था, साथ में सैनिक रास्ता भी था जहाँ पर चौकियाँ बनी हुई थी, जिनमें कभी चीनी पलटनें रहा करती थी। आजकल बहुत से चौकी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रतीक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बात है। यानी लेखक इसमें ये कह रहा है कि वहाँ जो यात्री तिब्बत की यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत आराम की चीज़ें भी मिलती हैं और वहाँ कष्ट भी सहने पड़ते हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। यानी वहाँ के जो लोग हैं वे बहुत खुले विचारों के हैं। वहाँ पर जैसे हमारे देश में होता है जाति पात छुआछूत भेदभाव, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और ना ही औरतों में पर्दा प्रथा है, जो कि हमारे देश में अक्सर देखने को मिलती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर चोर डाकुओं को भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ हल्की पतली जैसी चोरियाँ होती हैं। तो जैसे वहाँ के लोगों से आप किसी काम करने के लिए कहेंगे या चाय बनाने के लिए कहेंगे तो आसानी से वो आपको बना के दे देंगे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय सोडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको देते। खोटी कहते हैं, टोटीदार बर्तन होता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगला पैराग्राफ है, उस पर आ जाइए। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पेड़ले के आखिरी गांव पहुंच गए। बच्चों, यहाँ थोड़ला तिब्बत में एक स्थान का नाम है थोड़ला। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे। यानी जब तिब्बत जो लेखक है वो 5 साल यात्रा करने के बाद जब लौटा तो भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। यानी लेखक जब यात्रा करने के लिए गया था तो ये भिखारी के वेश में गया था, लेकिन जब लौटा तो एक भद्र कहते हैं, एक सभ्य पुरुष के वेशभूषा में और घोड़ों पर सवार होकर लौटा था। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त शर्ट पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यानी कि शाम के टाइम ज़्यादातर जो लोग हैं वो छड़, वहाँ पर एक ऐसा पदार्थ होता है, उसे पीकर लोगों को बहुत कम होश रहता है, तो उसका सेवन करते हैं तो उनको होशवास भी बहुत कम रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। बच्चों, यहाँ पर डांडा का मतलब ये जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ज़मीन होती हैं, वो होता है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। यानी तिब्बत में जो ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं टीले नुमा, उनको डांडा बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरे वाली जगह होते हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव ग्राम नहीं होते, क्योंकि ये स्थान जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो लोगों का जो आवागमन है, रहन सहन है, वो भी यहाँ पर नहीं होता। जो गाँव हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं।
ठीक है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। यानी ये जो स्थान है, ये डांडा वाले, यहाँ पर कोई यहाँ लोग भी बहुत कम निवास, जैसे गांव जो है वो बहुत दूर हैं यहाँ से, तो आवागमन लोगों का नहीं होता। अगर कोई यहाँ पर आ भी जाए तो जो डाकू हैं उनके लिए सुरक्षित जगह है यहाँ पर, तो आसानी से इंसान का खून कर सकते हैं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिलता। यानी जो सरकार है वो भी वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, कोई ध्यान नहीं देता है उन स्थानों की तरफ। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है कि नहीं। अक्सर क्या होता है, जैसे डकैत वगैरह होता है तो पहले पैसा देखते हैं फिर इंसान को मारते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ पहले इंसान को मारते हैं फिर देखते हैं कि इसके पास पैसा है या नहीं। इतनी खतरनाक जगह है ये। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि जब घर में हम कोई बंदूक वगैरह रखते हैं कोई, तो उसका लाइसेंस होता है। एक कानून के दायरे में हमें ये सारे हथियार रखने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कानून, हथियारों से संबंधित कोई कानून नहीं है। यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे लाठी बंदूक लिए लाठी डंडा लिए फिरते हैं, ऐसे ही वहाँ पर लोग पिस्तौल बंदूक को लिए फिरते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालकर कुछ एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी लेखक ये कह रहा है कि जब हमें ज़रा सा भी डाकुओं से भय लगता तो हम भिखारियों का वेश बनाकर दया पैसा कहकर ऐसा भीख मांगने लगते, ताकि हम पर कोई हमें लूटे नहीं और हमारी कोई हत्या ना करे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। बच्चों, अगला जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग हम लोग कल कराएंगे। आज इतना ही है, इसको ढंग से और रीडिंग कर लें।